हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 है ना। ये पार्ट 1 है। इसके आगे के क्वेश्चन कल की वीडियो में करेंगे। तो पहले तो ये बताइए, इससे पहले वाले सभी सेशन आप लोगों ने देख लिए? अगर नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले के सभी सेशंस को आप लोग देख लेंगे और अपने सिलेबस को साथ के साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। पहले तो आपको ये बता दूं मैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है। देखो बच्चे, जब किसी एक साइड की चीज को बढ़ाते हैं और उसके साथ दूसरी साइड की चीज भी बढ़े, यानी ये 1 है तो ये 4 माना, अगर आप इसको 3 करोगे तो इसको भी बढ़ना चाहिए, यानी इसी के अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए। जब ये 1 थी तो ये 4 हो गई, जब ये 3 है तो ये कितनी हो जाए, 12 हो जाए, है ना। यानी जब एक साइड की चीजें बढ़ेंगी तो दूसरी साइड की भी बढ़नी चाहिए, या फिर एक साइड की चीजें कम होंगी तो दूसरी साइड की चीजें भी कम होनी चाहिए। तब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी एक के बढ़ने पर, भाई 4 वर्कर किसी काम को 6 दिन में करते हैं तो 8 वर्कर कितने दिन में करेंगे। वर्कर बढ़ा दोगे और काम के दिन कम हो जाएंगे तो ये क्या होगा, ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। जब काम वर्कर्स को बढ़ाओगे और काम भी अगर बढ़ता है, यानी दिन भी अगर बढ़ते हैं, तब वो क्या होगा, तब वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी एक चीज को बढ़ाने पर दूसरी चीज जब बढ़ती है, जैसे एक आदमी 4 रोटी खाता है, 12 आदमी कितनी रोटी खाएंगे। वैसी बात है, जब आदमी हमने बढ़ा दी तो वो रोटी भी ज्यादा खाएंगे, है ना। तो आदमी बढ़ाए तो रोटियों की क्वांटिटी बढ़ गई, तो वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब आदमी बढ़ा है और काम कम हो गया, काम के दिन कम हो गए, तब वो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दोनों चीजें समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 है, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। वो कह रहा है कि वर्कर्स हैं जॉब पर और उनका टाइम है कंप्लीट करने का जॉब पर। भाई एक वर्कर किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है, ठीक है। तो 4 वर्कर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे बताओ। भाई वर्कर बढ़ाओगे तो दिन कम हो जाएंगे ना, होंगे कि नहीं, आप खुद सोचो। एक आदमी किसी काम को करता है तो वो ज्यादा टाइम लेता है, जब 4 आदमी उसी काम को करेंगे तो वो कम टाइम लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बताओ। लिखो, द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब या वर्क, ठीक है, is in inverse proportion। ठीक है। अब क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वर्कर जितने बढ़ते जाएंगे काम के दिन उतने कम होते जाएंगे। अगर काम के दिन भी बढ़ते ना यहाँ पर तो क्या हो जाता, तब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, सेकंड क्या है। सेकंड में, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड। कोई गाड़ी एक यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है तो जितना टाइम ज्यादा होता जाएगा उतना डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी ना। भाई एक घंटे में, अगर वो एक घंटे में 10 किलोमीटर जाती है, ठीक है, 1 आवर में 10 किलोमीटर जाती है तो 5 आवर्स में कितना जाएगी, 10 इंटू 5, ठीक बात है, 50 किलोमीटर चली जाएगी। इसका मतलब जब हम यहाँ पर टाइम बढ़ा रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और वैसे भी याद रखना कि टाइम और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी। टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा। ठीक है। तो क्या है सेकंड क्वेश्चन का आंसर, टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस
कवर्ड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। समझ में आ रही है ना बात कि एक तरफ किसी भी चीज को बढ़ाने पर जब दूसरी साइड की चीजें भी बढ़ती हैं तब डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और जब घटती हैं तो इनवर्स प्रोपोर्शन। या तो दोनों बढ़ना चाहिए या दोनों कम होना चाहिए, तभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। नेक्स्ट देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। पॉपुलेशन, अभी इतनी जगह में 4 लोग रहते हैं तो कितनी दूर दूर रह रहे हैं, है ना। और जब इतनी ही जगह में यानी एरिया इतना ही है, पर्सन बढ़ गए तो पर पर्सन के बीच की जो गैप हो गई वो कम हो गई ना, यानी पर्सन बढ़े और गैप कम हुई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्सन बढ़ने पर गैप कम हो रहा है। अगर पर्सन बढ़ने पर गैप भी बढ़ता या पर्सन कम होने पर गैप भी कम होता तब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। ठीक है, क्या लिखेंगे, इट इज population of country at inverse proportion। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया, if the population of country increase, if the population of country increase, the area of land per person decrease। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वाला देखो, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, बताओ क्या होना चाहिए। मेरे पास इतनी जमीन थी, मैंने कितने पौधे उगाए, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने 5 इसमें प्लांट लगा दिए। आई बात समझ में। अब मेरे पास इतनी जमीन हो गई, मैं कितने प्लांट लगा सकती हूँ, तो मैं ज्यादा प्लांट लगा सकती हूँ, है ना। यानी जब मेरे पास फील्ड छोटा था तो मैंने कम प्लांट लगाए थे, जब मेरे पास फील्ड बढ़ गया तो ज्यादा प्लांट लग गए ना, यानी फील्ड बढ़ने पर प्लांट भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, है ना। ऐसे ही द एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टिंग, जितना एरिया बढ़ेगा उतनी क्रॉप हार्वेस्टिंग ज्यादा होगी। जितना कल्टिवेटेड एरिया बढ़ेगा उतनी आपकी फसल ज्यादा होगी। तो ये क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएंगे। ठीक है, इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन because more area of cultivated land will yield more crop। ठीक है, जितना आप एरिया बढ़ाते जाओगे आपका कल्टीवेशन उतना ही ज्यादा होता जाएगा, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड उतना ही ज्यादा क्रॉप उगाने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट वाला देखो, द टाइम टेकन ऑफ फॉर अ फिक्स जर्नी। किसी भी फिक्स जर्नी के लिए टाइम टेकन एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल क्या होते हैं एक दूसरे के। आपने ये वाला फॉर्मूला तो सुना होगा, S इज इक्वल टू डी अपॉन टी। S इज इक्वल टू डी अपॉन टी, यानी जो स्पीड और डिस्टेंस है ये तो एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं, अभी ऊपर बताया था। लेकिन स्पीड और टाइम क्या होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं। ये अब इस फॉर्मूले से आप याद रखना कि S इज इक्वल टू डी अपॉन टी, यानी S बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, यानी आप 60 की स्पीड से चल रहे हो तो आप 1 घंटे में पहुंचोगे, आप 100 की स्पीड से चलो आप जल्दी पहुंचोगे, है ना। यानी किसी चीज को आप बढ़ा रहे हो
तो दूसरी चीज कम हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इसी तरीके से एक फॉर्मूला T इज इक्वल टू D अपॉन S। स्पीड और टाइम क्या हो गए एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल, टाइम और डिस्टेंस क्या हो गए एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ये जो हमने पहले क्वेश्चन किया था वो इस फॉर्मूले से आप प्रूव कर सकते हो। भाई टाइम होता है डिस्टेंस के होता है, कि जो टाइम होता है वो स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, टाइम एंड स्पीड आर इनवर्स प्रोपोर्शनल। टाइम एंड स्पीड आर इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, बिकॉज if time is less, speed is more। भाई जब आपको जल्दी अगर पहुंचना हो तो आप क्या करोगे, अपनी स्पीड को बढ़ाओगे ना। और आपको अगर आराम से पहुंचना है, यानी 2 की जगह 3 घंटे में पहुंचना है, तो रुक रुक कर जाओगे, अपना पूरा टाइम टेकन आप लोगे, है ना। तो समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख is to be divided actually among the winners। यानी 1 लाख रुपए की जो प्राइज मनी थी वो कुछ विनर्स में बांट दी गई इक्वली। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। यानी जो आपकी मनी है, जो आपकी मनी है जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्या उन विनर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, व्हेन द नंबर ऑफ विनर आर, कितने विनर्स कितने हैं, यहाँ पर 1 थे तो 1 लाख, एक को मिली 1 लाख। जब 2 नंबर ऑफ विनर बढ़े तो आपका जो प्राइज मनी हो गई वो कितनी हो गई, कम हो गई। नंबर ऑफ विनर्स बढ़ रहे हैं, प्राइज मनी कम हो रही है। यानी एक को मिलती थी 1 लाख रुपए, जब वो 2 में डिस्ट्रीब्यूट हुई तो एक को मिली कितनी 50,000 और दूसरे को 50,000। इसी तरीके से जब वो 4 पार्ट में डिवाइड होगी तब आप क्या करोगे, 1 लाख को आप 4 से डिवाइड करोगे, है ना भाई। मनी तो वही रहेगी, आपको डिस्ट्रीब्यूट ही तो करना है उतने बच्चों में। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, व्हेन द नंबर ऑफ विनर्स आर 4, ईच विनर विल गेट कितना, 1 लाख को ही तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, 25,000। यानी एक को कितनी मिलेगी, अब 25,000 मिलेगी रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25,000। अब सेकेंड वाला देखो, सेकेंड ये था फर्स्ट। व्हेन द नंबर ऑफ विनर्स आर 5, each winner will get 1 lakh divided by 5। ठीक है, तो कितनी मिलेगी, तब एक बंदे को मिलेगी 20,000। पर क्या लिखेंगे हम, 20,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जब बंदे कितने हैं, विनर्स कितने हैं 8। ठीक है, विनर्स कितने हैं 8, तो लिखेंगे यहाँ पर व्हेन द नंबर ऑफ विनर्स आर 8। ठीक है, ईच विनर विल गेट कितना, 1 लाख डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, कितनी मिली 12,500 इतनी मनी मिलेगी तब एक को। नेक्स्ट, अब विनर कितने हो गए,
अब विनर हो गए 10। व्हेन द नंबर ऑफ विनर्स आर 10, तो एक को कितनी मिलेगी? ईच विनर विल गेट 1 लाख डिवाइडेड बाय 10। कितनी मिलेगी एक को तब? 10,000 रुपीज। ठीक है, और जब नंबर ऑफ विनर्स 20 थे, ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ विनर्स आर 20, तो ईच विनर विल गेट, अब एक को कितनी मिलेगी बताओ जल्दी से? 5,000। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ विनर्स आपके बढ़ते जा रहे हैं और जो प्राइज मनी है वो क्या होती जा रही है? वो कम होती जा रही है ना? तो नंबर ऑफ विनर्स और प्राइज मनी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनवर्स। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ विनर्स बढ़ने से जो मनी है, जो प्राइज मनी है, वो कम होती जा रही है। ठीक है, क्या लिखोगे? Here, number of winners and prize money are in inverse proportion. Because winners are increasing, prize money is decreasing. ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर एकदम? चलो आगे के क्वेश्चन की तरफ चले। बताओ जल्दी से कैसा लग रहा है सेशन? एकदम फर्स्ट क्लास? अगर है तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। क्लास की टाइमिंग सभी को मालूम है ना, 1:30 PM। ये क्लास मैं अपलोड करती हूँ 1:30 PM पर, जो बिल्कुल आपके सिलेबस से रिलेटेड है, बिल्कुल आपकी बुक से है, और बुक भी है NCERT। ठीक है, कौन सी बुक है? NCERT बुक है। तो अगर आप लोग NCERT बुक से तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 5, 6, 7 एंड 8 आप चारों की चारों क्लास आप मेरे इस चैनल से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह और भी अच्छी तरह कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रेशमा इज making a wheel using spokes. He wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. अब क्या कहा भाई? कोई सॉरी रहमान नाम लिखा हुआ है, रहमान ने ना व्हील्स बनाए। वो ये चाह रहा है कि जब वो नंबर ऑफ स्पोक्स अपनी व्हील में लगाए तो जितने भी नंबर ऑफ स्पोक्स वो लगाए उनके बीच में जो एंगल बने वो बिल्कुल इक्वल बने, कम ना हो। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इसको? देखो, जब कोई भी सर्कल आपके पास है तो उसमें एंगल कितना बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा। ठीक है, बात कितने का बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा एंगल, है ना? क्लियर है ना ये बात? भाई टोटल एंगल कितने का है? 360 डिग्री का है। अब जितनी उसने स्पोक्स लगाई हैं उस हिसाब से एंगल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। भाई अगर 4 स्पोक्स लगाई हैं तो 4 से डिवाइड कर दो उसको, 90 डिग्री, यानी एक एंगल कितने का बनेगा? अगर इस तरीके से उसने 4 स्पोक्स लगाई होती तो ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का। अब उसने यहाँ कितनी लगाई है? देखो 360 में स्पोक्स कितनी लगाई है? टोटल एंगल कितना है? 360। स्पोक्स कितनी लगाई है उसने? 3 स्पोक्स लगाई है। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। एक एंगल कितने का हो गया? ये एंगल 120 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री। अब नेक्स्ट देखो कितने नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 360 डिवाइडेड बाय 6,
6 6 जा 36 60 डिग्री, यानी नंबर ऑफ स्पोक्स 6 है तो कितने डिग्री का एंगल हो गया सबके बीच में? 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? पहले तो ये बताओ कि इतनी बात समझ में आ रही है कि नंबर ऑफ स्पोक्स से हम डिग्री कैसे निकालेंगे? हमको मालूम है सर्कल में टोटल सर्कल का इक्वल एंगल होता है जिसको हम 360 बोलते हैं, और जितनी नंबर ऑफ स्पोक्स है उससे डिवाइड करोगे तो आपको एक एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अब आपको दूसरी बात ये समझ में आ रही होगी कि जैसे जैसे स्पोक्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे एंगल क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर 3 स्पोक्स थी तो 120 था, 4 स्पोक हुई तो 90 हो गया, 6 स्पोक हुई तो 60 हो गया, और यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है? 8। तो 360 को क्या करोगे? 8 से डिवाइड कर दो, 8 चौक 32, 8 5 सा 40, तो कितने डिग्री का एक एंगल बन गया? 45 डिग्री का, यानी यहाँ पर लिखो गया 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, आप देखो नंबर ऑफ स्पोक्स कितनी है? 10, नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं? 10, तो कितने डिग्री का बनेगा? 36 डिग्री का बनेगा एक एंगल। अब नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं? 12, अब कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, क्लियर? तो देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ते जा रहे हैं जो एंगल है बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ स्पोक्स वो क्या होता जा रहा है? वो कम होता जा रहा है। ठीक है, क्या होता जा रहा है? वो कम होता जा रहा है, यही पूछा है। आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फाउंड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन? तो इनवर्स ही तो है, इनवर्स ही तो है, हम क्या बोलेंगे? यस, yes, the number of spokes and the angles between spokes is in inverse proportion. ठीक है, समझ में आ गया ना कि नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ते जा रहे हैं तो एंगल ऑफ स्पोक्स क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक। अगर 15 स्पोक हो तब कितना होगा? कैसे निकालोगे? बिल्कुल इजी है भाई, टोटल एंगल कितना है? 360 डिग्री। कितने का पूछा है आपने? 15 का पूछा है। ठीक है, 15 2 जा 40, कितना बचा? 6, 3 4 जा 28, तो कितने डिग्री का बन गया? 24 डिग्री का बन गया। ठीक है, समझ में आ गया कि जब नंबर ऑफ स्पोक्स 15 थे तो एक एंगल, यानी ये व्हील है आपका, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है, इस तरीके से स्पोक है। एक के बीच का एंगल पूछा है आपसे, कितने डिग्री का बन गया? 24 डिग्री का बन गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला देखो, हाउ स्पोक्स वुड बी नीडेड? कितनी स्पोक्स चाहिए? इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 140। हम यहां से क्या निकाल रहे थे? नंबर ऑफ एंगल, यही निकाल रहे थे ना। क्या निकाल रहे थे? नंबर ऑफ एंगल। तो हम क्या बोल रहे थे? टोटल एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पोक्स। क्या निकाल रहे थे हम? देखो, नंबर ऑफ एंगल क्या लिखते थे हम? टोटल एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पोक्स। अब हमसे क्या पूछा है? अब हमसे पूछा है हाउ मेनी स्पोक्स। स्पोक्स बता दो तो क्या करोगे? ये उठा के दूसरी साइड और ये उठा के इस साइड जाएंगे, तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्पोक्स इज इक्वल टू टोटल एंगल अपनी जगह रहेगा, टोटल एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंगल। ठीक है, टोटल एंगल 360 और एक के बीच में कितना बनता है? 40 डिग्री। 0 से 0 कट कर दो, 4 9 जा, यानी कितनी स्पोक्स हो गई? 9 स्पोक्स आ गई। दोनों बातें समझ में आ गई।
कि जब नंबर ऑफ एंगल निकालना हो तो टोटल एंगल को नंबर ऑफ स्पोक्स से डिवाइड करेंगे, और जब नंबर ऑफ एंगल दिया हुआ हो, नंबर ऑफ स्पोक्स निकालनी हो, तो टोटल एंगल को जितना एक के बीच में एंगल है उससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, एक डिब्बा है मिठाई का जिसको 24 बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मालूम नहीं है कितनी मिठाई थी उसमें अभी, ठीक है। एक बच्चे को 5 मिठाई के पीस मिले, एक बच्चे को कितने मिठाई के पीस मिले? 5। हाउ वुड ईच गेट, तो एक they will get 5 sweets each. अच्छा, how many would each get if the number of children is reduced by 4? अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 कम कर दिए जाएं तो एक बच्चे को तब कितनी मिठाई मिलेगी? सबसे पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स पता होने चाहिए कि कितने हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो इधर। ईच चाइल्ड गेट 5 स्वीट्स, ठीक है। तो 24 चिल्ड्रन विल गेट कितना? 24 इंटू 5 120, यानी टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स निकल आइए। ठीक है, अब क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ स्वीट कितने हैं? 120। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, अगर इन 24 बच्चों में से 4 बच्चे कम हो जाए तो यहां लिखो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स इज इक्वल टू 120। ठीक है, if the number of children is reduced by 4, यानी 4 अगर कम हो जाए क्या लिखेंगे? लेफ्ट चिल्ड्रन इज इक्वल टू 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 20। ठीक है, 20 बच्चे बच गए। नाउ ईच चाइल्ड गेट, अब इनको कितनी मिलेगी? देखो टोटल नंबर ऑफ स्वीट कितने हैं? 120। कितने बच्चे हैं? 20। कितनी मिलेगी? अब एक को कितनी मिलेगी? 6 मिल जाएगी। ठीक है, कितनी मिलेगी? 6 स्वीट्स। आ गया ना समझ में? सबसे पहले नंबर ऑफ स्वीट्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितना है, फिर कम करने को बोला है तो बच्चे कम कर देंगे, और फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन से टोटल नंबर ऑफ स्वीट को आप डिवाइड कर दोगे तो एक बच्चे को कितनी मिलेगी वो निकल कर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो बताओ इतना समझ में आया सभी को? आज की क्लास अच्छी लगी है ना? अच्छी लगी है तो क्या करना है आपको? कमेंट करके मुझे बताना है कि सेशन कैसा लगा आपको। सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा, जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन डेली मिल जाएगा क्लास का। क्लास की जो टाइमिंग है वो है 1:30 PM, है ना? तो 1:30 PM पर आपको एक क्लास मिलती है जिसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाता है, लेकिन नोटिफिकेशन मिलेगा कब? जब आप सब्सक्राइब कर लोगे। तो क्लास पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना? और एक बार मुझे अगर नहीं पसंद आ रही तो एक बार ये भी तो जरूर बताना कमेंट करके कि क्लास क्यों नहीं पसंद आ रही है ना? तो पता चले, उस कमी को दूर करने की बिल्कुल कोशिश की जाएगी। चलो फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रखेंगे।